सुबह सुबह रामचंद्र जी अखबार पढ़ने के लिए बैठे ही थे कि उनकी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। अरे रजनी, यह क्या रखा हुआ है? बिजली का बिल है क्या? यह कहते हुए रामचंद्र जी ने जैसे ही कागज़ उठाकर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए और वह रजनी जी को देखने लगे। सामने बैठी रजनी जी ने कहा, अरे क्या लिखा है इसमें जो मुझको आके फाड़ कर देख रहे हो? रामचंद्र जी के मुंह से निकला, तलाक के पेपर हैं ये सुनते ही रजनी जी भी हक्की बक्की रह गई और तुरंत बोली, अरे कौन किसको तलाक दे रहा है? यह सुनते ही रामचंद्र जी बोले, ये पेपर बहू ने भेजे हैं, उसने तो इसमें हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। फिर तो घर में कोहराम मच गया। रजनी जी छाती पीट पीट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे पता है मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ज़रूर उसने ही ऑफिस में कोई और देख लिया होगा जिसके लिए मेरे बेटे को तलाक देने चली है। उनके रोने की आवाज़ों से ज्योति भी कमरे से बाहर आई और सारी बात जानकर बोली, मम्मी सोचा नहीं था भैया के जाने के बाद भाभी ये दिन दिखाएगी। बाहर हंगामा हो रहा था और अंदर आकांक्षा बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उधर रामचंद्र जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा तो वह भी एकदम उछल पड़ा और उसने तुरंत आकांक्षा को फ़ोन कर दिया। आकांक्षा, यह सब क्या है? तुमने तलाक के पेपर क्यों बनवाए हैं? तो आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब तो कोर्ट में ही बात होगी। यह सुनकर तो पंकज के पैरों तले मानो ज़मीन ही निकल गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रसोई में रात के खाने की आखिरी बर्तन साफ करती हुई आकांक्षा को अपनी सास रजनी देवी की आवाज़ आई, अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर पैरों की मालिश कर दे। यह सुनते ही आकांक्षा बड़बड़ाई, पूरा घर हर एक काम के लिए मुझ पर निर्भर हो चुका है। मैं अच्छी बहू बनने के चक्कर में गलती कर दी क्या, जो सबका काम करती रही? आज सब कुछ मुझे ही भारी पड़ रहा है। रात को देर तक रसोई में काम करो और फिर सुबह उठकर सारा काम करके ऑफिस संभालो। पंकज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो दूसरे शहर में जाकर बैठ गए हैं। बेचारी आकांक्षा ऐसे ख्यालों से घिरी हुई थी कि सासू माँ की आवाज़ दोबारा आ गई तो आकांक्षा ने पलट कर कहा कि मम्मी जी बस आ ही रही हूँ। आकांक्षा ने सिंक में पड़ा आखिरी बर्तन भी धोया और अपने पल्लू से हाथ पोंछते हुए रजनी देवी के कमरे में पहुंच गई। उसको देखते ही रजनी देवी बोली, इतनी देर लगती है क्या आने में? दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो आकांक्षा ने कहा, मम्मी जी मैं बर्तन धो रही थी। तो रजनी देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तू क्या मुझे जता रही है कि बहुत काम करती है तू? अरे बर्तन धो रही थी तो छोड़कर आ जाती। माँ बाप तो बस अपने ही होते हैं, सास ससुर तो बस नाम के माँ बाप होते हैं। रजनी जी के इन शब्दों में आकांक्षा के दिल पर जैसे तुरंत ही घाव कर दिया। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने मालिश वाला तेल उठाया और उनके पैरों की मालिश करने लगी। बीमार ससुर जी पास ही बैठे हुए थे और गुस्से से रजनी देवी को देख रहे थे। तभी रजनी देवी ने साइड टेबल से एक पर्चा उठाकर आकांक्षा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह दवाई है तुम्हारे पापा जी की, कल ऑफिस से आते हुए लेकर आना। तो आकांक्षा ने कहा, मम्मी जी अभी महीने का आखिर चल रहा है और पैसे नहीं हैं। तभी कमरे में आकांक्षा की ननद ज्योति आई तो उसे देखकर आकांक्षा बोली, मम्मी जी अभी आप ज्योति से ले लीजिए। यह सुनकर ज्योति भड़क गई, भाभी आप क्या सोचती हो कि मेरे पास हर वक्त पैसे होते हैं? अरे मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कर दी, मैं ट्यूशन अपने खर्चे के लिए पढ़ाती हूँ, घर के लिए नहीं। रजनी जी उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, और वैसे भी बेटियों से कौन से माँ बाप पैसे लेते हैं? यह सुनकर तो आकांक्षा के दिल में तुरंत ख्याल आया, और मेरा क्या, मैं जो अपनी कमाई इस घर में दे रही हूँ? दूसरे की बेटी की कमाई तो खूब खाना आता है, सबके सामने बेटी कहते हैं और कमाई के नाम पर बहू बना लेते हैं। वह मन ही मन बड़बड़ाती रही मगर मुँह से कुछ नहीं कह पाई। जब रजनी देवी को नींद आने लगी तो आकांक्षा उठकर चली गई और कमरे में जाकर अपने पति पंकज को फ़ोन कर दिया। पंकज, ऐसा कब तक चलेगा? धीरे धीरे सारे खर्चे मेरे हिस्से में आते जा रहे हैं, तुम पैसे भेजना कब शुरू करोगे? अब मेरे पास पापा जी की दवाई के लिए भी पैसे नहीं बचे, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो सोचती हैं कि जैसे मेरे पास पैसों की कोई खदान है। मैंने कहा भी कि ज्योति से ले लो, मेरे पास नहीं है, तो कहती हैं कि बेटी से कोई माँ बाप पैसे नहीं लेते। उसकी बात सुनकर पंकज बोला, अरे आकांक्षा, जब से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ना, मेरी सैलरी ही नहीं आई है, पैसे आते ही भेज दूंगा। यह सुनकर आकांक्षा ने माथे में हाथ मार लिया और कहा, पंकज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे कहती ही नहीं, लेकिन कड़वा सच यह भी है कि अपनी पूरी कमाई घर के खर्चों पर लुटाने के बाद भी तुम्हारी माँ मुझे पराया कहने से नहीं चूकती हैं। आकांक्षा बोलती रही लेकिन फ़ोन कट गया। उधर से आवाज़ नहीं आई तो आकांक्षा बोली, अरे अब कुछ बोलोगे भी या मुंह में दही जमा कर बैठ गए हो?
अगले ही पल आकांक्षा ने फोन की तरफ देखा तो समझ गई कि पंकज ने बिना बोले ही फोन काट दिया। तो वह गुस्से के मारे पंकज के लिए बड़बड़ाने लगी। गुस्से से लाल आकांक्षा बिस्तर पर लेट गई। रात भर सोचती रही कि सासू माँ को सुबह दवाई के लिए क्या जवाब देगी। सुबह उठकर नाश्ता बनाने के बाद आकांक्षा ने रजनी देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस से एडवांस पैसे लेने हैं। सुबह ही इसकी बात करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा दिन वक्त नहीं मिलता। मुझसे पहले किसी और ने ले लिया तो मुझे नहीं मिलेंगे। मैंने नाश्ता बना दिया है, खाना आप लोग बना लेना। यह सुनते ही रजनी देवी आग बबूला होकर बोली, अरे इस उम्र में मैं क्या खाना बनाऊंगी? मेरे पैरों में तो कितना दर्द रहता है। आकांक्षा ने टिफिन उठाते हुए कहा कि मम्मी जी, ज्योति भी तो बना सकती है। यह सुनते ही ज्योति अपने कमरे से निकल कर आई और चिल्लाकर बोली, भाभी, अपना काम दूसरों पर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही करके जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आकांक्षा ने ज्योति को गुस्से से भरी नज़र से देखा और अपना पर्स उठाकर निकल गई। ऑफिस पहुंच भी नहीं पाई थी कि पंकज का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही वह उस पर बरस पड़ा। आकांक्षा, तुम खाना बनाकर क्यों नहीं आई हो? मम्मी पापा दोपहर में क्या खाएंगे? उनको दवाई भी तो खानी होती है। इतना सुनकर आकांक्षा का गुस्सा फूट पड़ा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? घर के खर्चे भी उठाओ और तुम्हारे घर वालों के नखरे भी। तुम तो वहां जाकर बैठ गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। तुम्हारी बहन को एक चम्मच हिलाने में भी तकलीफ होती है और मुझे सुबह सवेरे सारा काम करके आना पड़ता है। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, पंकज ने गुस्से में कहा। आकांक्षा, ज्योति के ट्यूशन पढ़ाने का टाइम होता है, तुम्हें पता है ना कि उस समय खाना नहीं बना सकती। और क्या हुआ, शाम को तो सारा काम कर ही देती है ना। मेरे सामने तो कितना सारा काम करती थी। यह सुनकर तो आकांक्षा का सिर फटने को हो गया कि किस तरह पंकज उसकी बात को झूठ मान रहा है। उसने फिर से गुस्से में कहा, पंकज, मैं भी तो मशीन नहीं हूँ। और तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी बहन शाम को मेरी मदद करती है? वो कोई मदद नहीं करती, वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ फ़ोन चलाती है। और अगर तुम्हें अपनी बहन पर ज़्यादा भरोसा है तो यहाँ आकर देख लो। यह बात सुनकर पंकज से गुस्से से उबलकर बोला, देखो आकांक्षा, मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। आराम से ऑफिस में आकर बैठ जाती हो और वहाँ पर मेरी माँ सारा घर संभालती है। तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं चलता? मुझे एक एक बात की खबर रहती है। इतना कहकर पंकज ने फ़ोन पटक दिया। आकांक्षा, जो कि इतने दिनों से सब कुछ सहन कर रही थी, आज यह सब कुछ सुनकर तो उसका खून खौलने लगा। तभी रजनी देवी का फ़ोन आने लगा और आकांक्षा को तुरंत ख्याल आया कि पापा जी की दवाई के लिए ऑफिस में पैसों की बात भी तो करनी है। रजनी जी का फ़ोन उठाए बिना ही वह सीधी अकाउंटेंट के ऑफिस में चली गई, लेकिन पैसे एडवांस नहीं मिले। परेशान होकर उसने अपनी ऑफिस में काम करने वाली मीरा से मदद मांगी तो मीरा ने उसकी मदद कर दी। आकांक्षा को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने जल्दी ही पैसे लौटाने का वादा करके घर आते ही ससुर जी की दवाई खरीद ली। लेकिन घर पर नया तमाशा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह घर में घुसी तो ज्योति बरस पड़ी, लो मम्मी जी, आ गई आपकी बहू, पूछो इसने आज भैया से क्या क्या कहा। यह सुनकर तो आकांक्षा उसको फटी आंखों से देखने लगी। उसके कुछ कहने से पहले ही रजनी देवी तमतमाते हुए बोली, बहुत आग लगी हुई है ना तुझे मेरे बेटे के कान भरने की? 2 पैसे क्या खर्च कर देती है, हमें एहसान दिखा रही है। अब तो आकांक्षा से रहा नहीं गया और वह भी बोल पड़ी, मम्मी जी, 2 पैसे नहीं, मेरी पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती है। यह सुनते ही रजनी जी दांत पीसते हुए बोली, तो क्या हुआ, अपने परिवार के लिए कौन नहीं करता? मेरा बेटा भी तो अपने परिवार के लिए इतनी दूर पड़ा हुआ है। फिर तो आकांक्षा के दिल में जैसे गर्म पानी जैसे बुलबुले उठने लगे। परिवार के लिए गया है तो पैसे कहाँ हैं? और अगर अपने परिवार के लिए सब करते हैं तो आपकी बेटी अपनी कमाई अपने पास क्यों रख लेती है? और अगर आप लोग मेरा परिवार हो तो सारे काम का बोझ मुझ पर ही क्यों है? आकांक्षा के सवालों से रजनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी अंदर से रामचंद्र जी की आवाज़ आई, अरे क्यों पीछे पड़े हो बेचारी के? यह सुनते ही ज्योति ने तुरंत कहा, हम इनके पीछे नहीं पड़े, बल्कि यही हमारे पीछे पड़ी हैं। ये तो चाहती है कि भैया के पास अकेले जाकर रहे, इनको यहाँ काम जो करना पड़ रहा है। यह बात आकांक्षा के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने पर्स से दवाई निकालकर रजनी जी के सामने रखी और धीरे से बोली, ये पापा जी की दवाई है। और इतना कहकर वह दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर जाते ही पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी राजनीति करते हुए? तुमने अपनी माँ से यह क्यों कहा कि मुझे तुम्हारे पास रहना है?
जबकि मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता भी है यहाँ मुझे कितने ताने सुनने को मिल रहे हैं। पंकज ने गुस्से में कहा। तो मैं और क्या करता? तुम हर रोज मुझसे सबकी शिकायत करती हो तो मुझे फिर तो तुम्हारे साथ अलग ही रहना पड़ेगा ना। अब तो आकांक्षा की आंखों से आंसू ही निकल आए। पंकज, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे? आज अपनी ऑफिस की सहेली से उधार लेकर पैसे लिए हैं और पापा जी की दवाई लेकर आई हूँ, लेकिन इन लोगों को तो इससे क्या मतलब है? पंकज, बहुत हो गया। अब तुम यहाँ आकर बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। पंकज ने गुस्से में कहा। आकांक्षा, मैं घर में पंचायत बैठाने के लिए छुट्टी नहीं ले सकता। बात को तुम खुद भी सुलझा सकती हो। आकांक्षा ने तुरंत आंसू पोंछते हुए पलट कर कहा। पंकज, तुम्हारे जाने के बाद सबके रंग बदल गए हैं पापा जी को छोड़कर। वो तो बीमार हैं, मगर बाकी सब तो ठीक है। इन लोगों ने मुझे मशीन समझ लिया है और तुमने भी। शादी को 6 महीने ही हुए हैं और मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। तुम्हारे साथ केवल 2 महीने थी, तब तक तुम्हारी माँ बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे जाते ही सब बदल गए हैं। अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। तभी पीछे से रजनी देवी की आवाज़ आई। अरे, दवाई ऐसे ही खा लें या फिर खाना भी मिलेगा? रजनी देवी की बात सुनकर आकांक्षा कहने लगी। देखा, मैं घर में 8 बजे आई हूँ और अब खाना भी बनाऊंगी। क्या आप अपनी बहन से नहीं पूछोगे कि वो क्या करती रहती है? लेकिन आकांक्षा की पूरी बात सुने बिना ही पंकज ने हमेशा की तरह फ़ोन काट दिया। आकांक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह बुरी तरह झल्ला रही थी। थोड़ी देर में कपड़े बदलकर उसने खाना बना दिया, लेकिन खुद बिना खाना खाए सो गई। सुबह उठकर उसने चाय तो बनाई, मगर तैयार होकर वह कहते हुए निकल गई कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना आप लोग खुद बना लेना। रजनी देवी गुस्से में पड़पड़ाती रही, लेकिन आकांक्षा बिना कुछ बोले चली गई। रजनी देवी ने हमेशा की तरह तुरंत पंकज को फ़ोन करके आकांक्षा की शिकायत करना शुरू कर दिया और उसने भी तुरंत आकांक्षा को फ़ोन किया तो आकांक्षा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं तो खुद खाना बना कर आई हूँ। यह सुनकर तो पंकज हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत कहा कि मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। तो आकांक्षा ने कह दिया कि तुम्हें तो अपनी माँ पर ही भरोसा है, मुझ पर नहीं। फैसला करना है तो एक दिन यहाँ आ जाओ। इस तरह से तो आकांक्षा ने धीरे धीरे घर के काम करना बंद कर दिया और पंकज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो वो पैसे भेज रहा था और ना ही खुद आ रहा था और ना ही उसकी किसी बात पर भरोसा कर रहा था। आते जाते रजनी देवी के ताने भी सुनने को मिल रहे थे, मगर आकांक्षा इतनी सख्त हो गई थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सुबह सुबह रामचंद्र जी अखबार पढ़ने के लिए बैठे ही थे कि उनकी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। अरे रजनी, यह क्या रखा हुआ है? बिजली का बिल है क्या? यह कहते हुए रामचंद्र जी ने जैसे ही कागज़ उठाकर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए और वह रजनी जी को देखने लगे। सामने बैठी रजनी जी ने कहा, अरे क्या लिखा है इसमें जो मुझको आंखें फाड़ कर देख रहे हो? तो रामचंद्र जी के मुंह से निकला, तलाक के पेपर हैं ये। यह सुनते ही रजनी जी भी हक्की बक्की रह गई और तुरंत बोली, अरे कौन किसको तलाक दे रहा है? यह सुनते ही रामचंद्र जी बोले, ये पेपर बहू ने भेजे हैं, उसने तो इसमें हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। फिर तो घर में कोहराम मच गया। रजनी जी छाती पीट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे पता है मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ज़रूर इसने ही ऑफिस में कोई और देख लिया होगा जिसके लिए मेरे बेटे को तलाक देने चली है। उनके रोने की आवाज़ों से ज्योति भी कमरे से बाहर आई और सारी बात जानकर बोली, मम्मी, सोचा नहीं था कि भैया के जाने के बाद भाभी ये दिन दिखाएगी। बाहर हंगामा हो रहा था और अंदर आकांक्षा बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उधर रामचंद्र जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा तो वह भी एकदम उछल पड़ा। उसने तुरंत आकांक्षा को फ़ोन कर दिया। आकांक्षा, यह सब क्या है? तुमने तलाक के पेपर क्यों बनवाए हैं? तो आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब तो कोर्ट में ही बात होगी। यह सुनकर तो पंकज के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और पंकज के कुछ कहने से पहले ही आकांक्षा ने फ़ोन काट दिया। आकांक्षा मुस्कुराते हुए कमरे में ही बैठी रही और बाहर से सासू माँ और नंद की आवाज़ आती रही। रजनी देवी कई बार उठकर आकांक्षा से बात करने आई और दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन आकांक्षा ने दरवाज़ा नहीं खोला। 2.5 घंटे बाद घर के बाहर टैक्सी रुकी और गाड़ी से उतरकर पंकज सीधा घर के अंदर आया। उसके आते ही रजनी देवी ने कहा, देख ले बेटा, यह सब क्या हो रहा है? जब से तेरे पापा ने तलाक के पेपर देखे उनकी तबीयत खराब हो रही है। इसे जाकर तू पूछ कि ऑफिस में क्या गोल खिला रही है, किसके लिए मेरे बेटे को तलाक दे रही है।
पंकज को तो इससे पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वह अपने कमरे में जाता, आकांक्षा खुद ही निकल कर आई और बोली, मम्मी जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने बेटे से पूछिए कि अपनी तनख्वाह किसको दे रहा है। मुझे साथ नहीं ले गया तो वहाँ अकेले कैसे रह रहा है। आकांक्षा के उल्टे सवाल सुनकर रजनी देवी देखती ही रह गई। तो पंकज ने तुरंत कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अभी मेरी तनख्वाह नहीं आ रही है। यह सुनते ही आकांक्षा बोली, मैं तुम्हारी किस बात पर भरोसा करूं पंकज, जब तुमने मेरी आज तक एक बात पर भी भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया लेकिन तुम नहीं आए, और आज जब मैंने तलाक के पेपर बनवा दिए तो तुम दौड़े चले आए। कहते कहते आकांक्षा दहाड़ पड़ी। रजनी देवी तुरंत गुस्से में बौखलाकर बोली, देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। ज्योति भी तुरंत आगे आकर बोली, भैया आपके जाने के बाद नाक में दम कर रखा था आपकी बीवी ने, और आज भी सिर पर चढ़ रही है। यह सुनते ही आकांक्षा ने तुरंत ज्योति के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, मैं सिर पर चढ़ रही हूँ या तुम नंदरानी? तुम माँ बेटी की हरकतों की वजह से आज ये दिन आया है जब मुझे अपने पति को बुलाने के लिए तलाक के पेपर बनवाने पड़े। तुमने पंकज के सामने हमेशा ही मुझे झूठा साबित किया, लेकिन आज नहीं। पंकज, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तलाक के पेपर पर साइन कर दो। इसके अलावा कोई दूसरा फैसला नहीं हो सकता। थप्पड़ खाते ही ज्योति अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, देख लो मम्मी, आज तो महारानी ने हाथ भी उठा दिया मुझ पर। बेटी के गाल पर थप्पड़ पड़ा तो रजनी देवी तुरंत गुस्से से चिल्लाकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की, और मोहल्ले में हमारी बदनामी करवाएगी क्या? पहले ही पंकज के पापा की तबीयत तेरी वजह से खराब हो गई, और एक लौते बेटे की तलाक की खबर से कोई ठीक रह सकता है क्या? तभी पंकज ने गुस्से में कहा, आकांक्षा, अगर तुम्हारी बात ठीक होती तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाती। इतनी बात पर कोई अपने पति को तलाक नहीं देता। इन बातों को सुनकर आकांक्षा गुस्से से सुलग रही थी। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज़ आई, खबरदार पंकज, जो बहू से कुछ कहा तो। यह सुनकर रजनी जी अपने पति से बोली, अरे आप उठकर क्यों आ गए? आपका बीपी हाई हो जाएगा, और आप अंदर जाइए। यह सुनकर तो रामचंद्र जी आगे चलकर आए और रजनी देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर बोले, चाहे मर भी जाऊं मगर अपने बेटे का घर नहीं टूटने दूंगा। अब खामोश नहीं रहूंगा रजनी। पंकज, इन माँ बेटी के गिरगिट जैसे रंग तूने नहीं देखे। बहू की एक एक बात सही है, बेचारी ने बहुत बर्दाश्त किया है। अपनी तनख्वाह का एक एक रुपया घर में खर्च करके भी इसने तेरी माँ और बहन के ताने बर्दाश्त किए हैं। बेचारी सुबह से शाम तक ऑफिस भी देखती है और घर भी। अरे आखिर वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। कहते कहते रामचंद्र जी की सांस फूल गई। तो यह देखकर आकांक्षा ने तुरंत उनको सहारा देकर बैठाया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम लोगों से अच्छी तो मेरी बहू है। उसे मेरी तकलीफ दिखाई देती है। पैसे नहीं थे फिर भी पता नहीं कैसे इंतजाम करके मेरी दवाई लेकर आई, मगर ये माँ बेटी हमेशा इसको भी दोष देती रही। इससे तो अच्छा है कि तू इसे साथ ले जा, लेकिन तलाक कभी मत देना, क्योंकि ऐसी पत्नी तुझे कभी नहीं मिलेगी पंकज। उनकी बात सुनते ही रजनी देवी और ज्योति एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। पिता की बातों ने पंकज की आंखों पर से एक एक पर्दे को उतार कर रख दिया। तभी रजनी देवी बोली, यही तो चालाकी है इसकी, जिससे कि पति के साथ जाकर रह सके। इसीलिए तो इसने तलाक का खेल खेला है। यह बात सुनकर पंकज को सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आकांक्षा ने तो कभी भी साथ रहने की बात की ही नहीं थी। उसने अगले ही पल कहा, आकांक्षा, तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो, और घर की खर्च की चिंता मत करो, सैलरी आते ही सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर तो माँ बेटी देखती ही रह गई, और आकांक्षा ने भी अगले दिन ही ऑफिस में इस्तीफा दे दिया। जैसे ही रजनी देवी को यह पता चला तो वह आकांक्षा से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि तू चली जाएगी तो ससुर जी का ध्यान कौन रखेगा। तो आकांक्षा ने कहा, मम्मी जी, मेरा जाना ही ठीक है, क्योंकि मैं तो कुछ करती ही नहीं थी ना। अब तो पंकज की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो चुका था कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच। एक हफ्ते में ही आकांक्षा पंकज के साथ चली गई और दोनों माँ बेटी कुछ नहीं कर पाए।